हे गाइस, कसं काय? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। और तबीयत थोड़ी 20% ठीक हुई है मेरी। 80% अभी बाकी है, क्योंकि आपको मालूम है जैसे वाइट पेशी बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो बुखार बहुत ज़्यादा रहता है। जब तक वो पेशी स्टेबल जगह पे नहीं आती तब तक बुखार उतरता नहीं है। अभी जो 1 से 2 बुखार था मुझे कंटिन्यू, वो थोड़ा सा कम हुआ है, बट अभी भी मुझे फीवर है। और टैबलेट जो मेडिसिन खा रही हूँ उसकी वजह से देखो यहाँ पे सब मुझे ऐसे दाने दाने आ गए हैं। और मुझे ऐसा ही होता है क्योंकि मेडिसिन मुझे ज़्यादा गर्म हो जाती है, गर्म पड़ जाती है मुझे। और खाना उतना नहीं है, मैं लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा करके सूप वगैरह ही ले रही हूँ। खाना नहीं जा रहा है मुझे, ऐसे थोड़ा भी खाया तो उल्टी जैसा हो रहा है। तो बस लिक्विड फॉर्म में और सलाइन वगैरह चल रही है, उस पर चल रहा है सब कुछ। और बस फिर यही रूटीन है, हॉस्पिटल घर और कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत अभी इतना तो मैं सो के नहीं रह सकती, तो इसलिए फिर मुझे उठना ही पड़ रहा है, क्योंकि मैं सो के रहूँगी ना तो वो ज़्यादा होता है। ऐसा मेरा मानना है कि बीमार रहो तो सोते ही पड़े रहे ना तो ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। इसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं सोती हूँ। मैं बस कुछ ना कुछ तो भी मैं उठ के बैठती हूँ और करती हूँ कुछ ना कुछ। और बस फिर आज दिन की शुरुआत हो चुकी है। और शावर नहीं लिया मैंने अभी तक, क्योंकि तबीयत ही मेरी ख़राब है। तो बुखार की वजह से सिर्फ यानी हाथ मुंह धो के वो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, क्योंकि नहा यानी शावर नहीं बोला, शावर दोपहर को ले लेती हूँ मैं। जैसे कि थोड़ा सा धूप निकल जाती है ना तो 2-3 बजे तब मैं शावर ले लेती हूँ। अभी सुबह सुबह मैं शावर नहीं ले रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब है। और सुबह फिर हाथ मुँह ही धो ले रही हूँ, फ्रेश हो जा रही हूँ। और बस फिर देखते हैं अभी आगे क्या होता है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये गन्ने मेरे हस्बैंड लेके आए थे 4-5 दिनों से, यानी 4-5-6 दिन हो गए होंगे। तो वो कहाँ गए थे, तो आते टाइम जैसे कि खेत के पास से आ रहे थे ना, तो वहाँ पे गन्ने ऐसे तोड़ रहे थे। तो फिर मेरे से बात हो रही थी, तब फिर मैंने बोला कि आप लेके आओ। ऐसे मराठी में उसको उस बोलते हैं, बट बच्चों को तो वो कुछ खाते नहीं आता है। को तो वो गन्ना मालूम भी नहीं कि वो क्या है। जब लाए तब ज़्यादा थे वो, यानी बहुत सारे थे। तो फिर मैंने थोड़े मेरे मामा के घर पे भी भेजे, वहाँ पे भी बचे। और उसके बाद थोड़े बहुत रखे मैंने। और बच्चों को, मेरे एंजल को तो मालूम भी नहीं कि ये क्या है ऐसा। तो शुगर कैन बोल रही है, बट खाते कैसे वो मालूम नहीं। फिर वो तोड़ तोड़ के उसको छोटे छोटे पीस में बना के फिर उनको मैंने दिए, दोनों को भी, तब उन्होंने खाए। तो उनको बहुत हार्ड लगता है, बट ये मैंने बहुत सारे खाए जब मैं शूट पे जाती थी। जैसे कि धुलिया में रहते थे तो हम दोंडाईचा, नंदुरबार, ऐसे हमारा शूट रहता था, शिरपुर वगैरह। तो रास्ते में बहुत ऐसे खेत लगते थे, तो खेत से नहीं से बैलगाड़ी रहती थी ना, बैलगाड़ी पे ये बहुत ज़्यादा ऐसे गन्ने जाते थे। तो हम ऐसे गाड़ी से जाते जाते ना ऐसे निकाल लेते थे और खाते खाते जाते थे। बहुत मज़ा आता था गन्ना खाने को, मुझे बहुत पसंद है गन्ना खाना। और अभी क्या होता है, अभी मिलता भी नहीं वो, और दिखता भी नहीं जल्दी से गन्ना कहाँ से। और खेत वगैरह तो बहुत दूर दूर, जैसे अपन सिटी में रहते तो सिटी में खेत वगैरह दिखते नहीं है। बट वो लाइफ मैं तो बहुत मिस करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अलग की लाइफ थी हमारी। बहुत अच्छा लगता था, दिन भर ऐसे धूप में कहाँ पे भी घूमना, धूप में शूट होता था तो भी कुछ नहीं लगता था। अभी थोड़ा सा धूप में जाने का भी बोला तो स्टोल पहनेंगे, गॉगल पहनेंगे, यानी तभी घर से बाहर निकलेंगे, है ना। और पहले वैसा नहीं था, जैसे धूप रहती थी तो भी वैसे ही निकलते थे। धूप में, कड़क धूप में हमारी शूटिंग रहती थी। सॉन्ग ज़्यादा करती थी मैं तब, आयरानी सॉन्ग रहते थे ना, वो ज़्यादा करती थी। तो उसकी वजह से धूप में हम कैसे भी शूट वगैरह चलता था। मेकअप तो नहीं रहता था, क्योंकि आता ही नहीं था तब मेकअप। क्योंकि मैं बोलती ना, मैं 12 साल की थी तब से मैंने शूट किया था। मैंने मेरा जो साली नंबर 1 जो कैसेट था ना, वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। तो उसमें वो गाना भी मेरा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। उसके बाद फिर मैंने सेकंड जो किया वो साली से दिलवाली किया। मेकअप वगैरह कुछ नहीं रहता था, कुछ समझ में ही नहीं आता था। 12 साल की लड़की को क्या समझ में आता था, कुछ भी नहीं। बट मेरी हाइट बहुत ज़्यादा थी और वो उसमें मैं परफेक्ट बैठ जाती थी। इसलिए बस फिर अरे तब मैं बोलती ना, खाना वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता था। शूटिंग का शेड्यूल कैसा रहता था कि बोले तो एक वड़ा पाव खा के दिन भर वैसे ही रहने का। और जो भत्ता आता है, मुरमरे का भत्ता आता है, देखो चिवड़ा बोलते हैं उसको,
वो भत्ता खा के दिन भर हम शूट करने के, धूप में वो भी। और चाय तो मैं बचपन से ही नहीं लेती हूँ। और कॉफ़ी मैंने 10 से मुझे कॉफ़ी स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे तब से ही माइग्रेन स्टार्ट हुआ 10 को जब मैं गई। और पढ़ाई की वजह से मुझे तब चश्मा भी लगा था, क्योंकि मेरा बहुत सिर दुखने का तो 9th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो गया था। बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो फिर आंखें वगैरह चेक वगैरह किए, तब मुझे माइनस वाला चश्मा लगा था। मुझे धूल की एलर्जी भी थी। तो फिर उसके बाद जब मैं 10 में गई तब मुझे माइग्रेन स्टार्ट हुआ, और तब से फिर मुझे कॉफ़ी की आदत पड़ गई। और ऐसा बोलते हैं कि जब ज़्यादा दुखने लगता है तो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिए ना, तो थोड़ा सा दर्द कम होता है, और पक्का वैसा होता है। इसलिए वो कॉफ़ी की हैबिट इतनी लग गई मुझे बहुत ज़्यादा। और अभी शूट बंद है ना, तो मैं एक ही टाइम ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पहले तो शूट पे कम से कम 5-6 बार मैं कॉफ़ी लेती थी। और बहुत, क्योंकि कैसा रहता है शूट पे, मालेगांव में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और धूप इतनी ज़बरदस्त धूप है ना कि पूछो मत। और इसकी वजह से वहाँ पे पॉसिबल ही, यानी सिर दुखता है या ना दुखता है, कितना भी हम लोग शाम में बैठे रहे, कितना भी ये किया ना, तो भी सिर दुखता ही है। और पहले की बात और अभी की बात में बहुत फ़र्क है। पहले कहाँ पे भी शूट करते थे, कहाँ पे भी कैसे भी होता था, खेत में शूट होता था, नदी के किनारे शूट होता था, कहाँ पे भी शूटिंग होती थी। कुछ नहीं, कोई किससे ये नहीं करता था, कोई गाड़ी वगैरह नहीं रहती थी, बस से जाने का, बस से आने का। और नहीं तो 2 व्हीलर पे मेरा जो बड़ा मामा है, बंडू मामा, वो उसको बोलने का कि मुझे बेटावत जाना है, नरडाना जाना है, तो वो मुझे छोड़ने का। फिर शूट खत्म होने के बाद में फ़ोन करने की, फिर फ़ोन करने की, फिर 2 व्हीलर से मुझे लेने को आने का, धुलिया से मुझे लेने को आने को उसको 1 से 2 घंटे लग जाने के, फिर मुझे आने का लेने तब तक। फिर उसके बाद उसके साथ में फिर और एक लड़की एक आधी जो मेरे साथ में, जो मेरे साइड में डांस करने वाली है, तो फिर चल तुझे भी छोड़ देती हूँ। तो ऐसे बिठा के ट्रिपल सीट वगैरह जाके आने के, यानी ऐसे दिन निकाले। और बट बहुत मज़ा आता था। बट मेरे मामा जल्दी से, यानी फ़ोन किया तो जल्दी से आ जाता था, लगेज तुरंत आ जाता था, निकलता था लगेज। कितने भी काम में रहा ना, तो भी एक फ़ोन किया ना कि मुझे यहाँ पे लेने आओ, तो वो आ जाता था। और बहुत अच्छा लगता था, बहुत मिस करती हूँ वो दिन में। और चलो फिर मैं बातें ही करने लगी, मेरी कॉफ़ी उबल गई अच्छी सी। तो चलो अभी उसको मैं लेती हूँ और पीती हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं झूले पे बैठी हूँ, क्योंकि ठंड की वजह से मैं तो निकल ही नहीं रही थी। आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने बोला चलो ब्लॉग भी बना लेते। और बाहर भी निकली, और थोड़ा सा बैठी झूले पे। अच्छा लगता है मुझे झूले पे बैठना। बहुत गर्म है, रख देती हूँ थोड़ी देर, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर पीने को अच्छा लगेगा। तो भाई मेरी तबीयत तो है जगह पे, मेरा यानी क्या चल रहा है, और मेरे रिश्तेदारों का अलग ही कुछ चल रहा है। और कुछ लेना देना नहीं रहता है भाई। एक बात सीखी मैंने, नहीं कि ज़िंदगी में एक बात मैंने सीखी और सीख भी रही हूँ, कितना भी करो किसके लिए, तो भी जब हम हेल्प नहीं करते ना, यानी हम 100 बार हेल्प करेंगे, 100 बार उनको हेल्प करेंगे, हमेशा हेल्प करेंगे, और उसमें से एक बार हम लोगों ने नहीं बोल दिया ना, तो हम बुरे हो जाएंगे। हम बुरे हो जाएंगे। कि मराठी में बोलते हैं, हाँ भारी भरते कशाला देईल। तो कैसा होता है मालूम, बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है कि हम हर टाइम खड़े रहे आपके लिए, और हम हर टाइम हेल्प कर रहे आप लोगों को, बट एक बार आपको मैंने हेल्प नहीं की तो मैं बुरी हो गई, मैं गलत हो गई, है ना। अरे मुझे भी मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मुझे खर्चे नहीं लगते। मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल, तो उनका वैन का खर्चा रहता है, उनके क्लासेस है, जैसे एंजल कराटे क्लास को जाती है, स्केटिंग क्लास को जाती है, उनके क्लासेस की फ़ीस रहते हैं, वैन की फ़ीस रहती है। उसके बाद आयुष का पेट्रोल का खर्चा अलग से रहता है, क्योंकि वो गाड़ी यूज़ कर रहा है, आपको मालूम है, जैसे कि मैंने उसको गाड़ी दी है, तो गाड़ी का खर्चा उसका। उसके बाद कॉलेज का कुछ ना कुछ रहता है उसका, वहाँ की फ़ीस, इसके एंजल के स्कूल की वगैरह फ़ीस, और कुछ एक्टिविटी करती रहती है हमेशा बीच बीच में, तो उसकी फ़ीस रहती है। और उसके बाद आयुष को मैंने बोला कि आप वो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा है, फाउंडेशन का कोर्स कर रहा है, तो उसकी फ़ी क्या कम है, साल की फ़ी डेढ़ से कितना 1,70,000 रुपये एक साल की फ़ीस है। तो मुझे मालूम है ना कि मुझे कैसा करना है मेरे बच्चों का,
MSCIT का वो जो कंप्यूटर क्लासेस अलग से लगाया हुआ है, बहुत सारा खर्चा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को बनाना है, बड़ा करना है। अभी तो एक तो छोटी है, अभी एक थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अभी उसको पढ़ा के उसको कहाँ तो भी उसको सेटल करना है, बहुत सिखाना है मुझे, उनको आगे लेके जाना है। और ये लोगों को क्या है, बस चाहिए, ये मुंह में आया बस ये चाहिए, तो बस हाँ कि दीदा ये ऐसा, कि पूनम ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पहले के दिन बहुत अलग थे, तब मैं सिंगल थी और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तब इतना कुछ नहीं लगता था। और अभी नहीं पॉसिबल, अभी पॉसिबल ही नहीं। और अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है, आप भी आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरा शूटिंग बंद है। और जैसे भी यूट्यूब का आपको खुद को मालूम है, व्यूज़ इतने नहीं आ रहे, तो पेमेंट भी ऐसा हो रहा है ना, 1 महीना आता है तो 1 महीना नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। फिर भी उसमें मुझे एडिटर लोगों को संभालना है, और बहुत बाकी भी बहुत सारे खर्चे रहते हैं। घर चलाना यानी इतना आसान नहीं है घर चलाना, हर चीज़ लगती है। क्योंकि मेरी छोटी बच्ची स्कूल जाती है, तो उसको यानी डेली का सब्जी का खर्चा अलग से रहता है, हर चीज़ लगती है भाई, हर चीज़ लगती है। वो लोगों को कुछ लगता नहीं, बस मुंह उठाने का और बोलने का ये चाहिए, पॉसिबल नहीं है। मैं अभी बस ज़्यादा मैं ये नहीं करती। आपको अच्छा लगा तो आओ मेरे यहाँ पे, नहीं अच्छा लग रहा, मैं बुरी हूँ तो मत आओ मेरे घर पे, बस मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो नहीं आ रही ना तुम्हारे घर पे कि मुझे ये चाहिए कि मुझे वो चाहिए। मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में मेरे रिश्तेदारों से 1 रुपये कभी, यानी कौन सी पैसा छोड़ा हो, मैंने कौन सी चीज़ आज तक मेरे रिश्तेदारों से कभी नहीं मांगी, कभी नहीं। उल्टा मैंने दिया उनको, पर मैंने कभी उनसे कभी कुछ भी नहीं मांगा। और बहुत इच्छा भी होती कभी कभी, जैसे कि देखो आप समझ सकते हो, अकेली जैसे बच्चे और मैं, हम कहाँ पे जाते आते नहीं, जैसे घूमना रहा तो ही तो मेरी फैमिली वगैरह, बट यानी मेरी बच्चे के साथ हम कहाँ घूमने वगैरह जाते हैं, बस उतना ही। और मुझे भी लगता है कि मैं जाऊँ 2 दिन रहूँ उनके यहाँ पे, मेरे रिश्तेदारों के यहाँ पे, थोड़ा सा एक फ्रेश होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस ऐसा मैं आ रही हूँ या मैं आने वाली हूँ, तो भी उनके वो बोलते ना अपेक्षा, मराठी में बोलते अपेक्षा, लग जाती है उनको कि बस अभी ये आ रही है तो ये कुछ ना कुछ लेके आने वाली है ना। तो इसलिए भाई मुझे किसके घर पे जाना भी नहीं है और उनका कुछ चाहिए भी नहीं। और मैं तो बोलती ना, मैं किसी के पास से कुछ लेती भी नहीं, मेरे रिश्तेदारों से। मेरा जो चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है, अच्छे से 2 टाइम से मेरे बच्चों को भी खिला रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ। और उसमें मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, आपको खुद को मालूम है। उस दिन चक्कर आके मैं गिर गई, बेशुद्ध हो गई थी, और मुझे शुद्धि नहीं थी उस दिन। और हॉस्पिटल नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इसी वजह से कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद बिल तो अलग से बहुत ज़्यादा आता। मेडिकल क्लेम है मेरे पास, बट फिर भी बच्चों के मेरे हाल हो जाते थे। और देखो अभी मुझे हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई मुझे मेरे बच्चों के पास चाहिए था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब भी है। जैसे बुखार उतर नहीं रहा है, मुझे चक्कर अभी भी आ रहे हैं, खाना ठीक से नहीं है। तो जितना हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ। और मैंने अभी मेड भी लगा ली है, और वो ये अभी सब कर रही है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था कुछ करना। बस बहुत बुरा लगता है कि हम लोगों ने कुछ भी मैंने इतना किया है ना, तो मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि मैंने इतना किया मेरे रिश्तेदारों के लिए, बहुत ज़्यादा किया है। यानी मेरी उम्र के हिसाब से मैं बोलती ना, आदमी लोग बूढ़े हो जाते तब वो इतना सब करते। मैंने इतने कम एज में मुझे खुद को एक ये किया, मैंने खड़ा किया। आज सेटल हूँ मैं, घर वगैरह सब करके सब सेटल हो, है ना। तो बट लोगों को देखा नहीं जाता ये चीज़। उनको ऐसा लगता है कि बस इसके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा है, तो बस हमको दे दे। तो ये नहीं हो सकता भाई। इसलिए अभी कान पकड़ के सॉरी, और उधर ही रहो, कोई मेरे पास आओ मत। मैं मेरी लाइफ अच्छे से जी रही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, बस मेरे लिए उतना ही है। मैं अभी ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही हूँ। तो बस वो थोड़ा सा ये ऐसे चल रहा था। तो फिर मैंने एक ही बार मैंने बोला ये मैं सोचूंगी तो और मेरी बीपी लो हो जाएगी। तो इसलिए मेरे घर में तो मुझे बहुत डांट पड़ी कि बस अभी फ़ोन ही नहीं उठाना है किसका। तो फ़ोन उठाएगी फिर से ये टेंशन देंगे, पहली तबीयत ख़राब है। डांट पड़ी मुझे बहुत ज़्यादा, इसके वजह से भाई बात ख़त्म। अभी तो फ़ोन भी नहीं रिसीव करूँगी, और किसी को बोलने की तो ज़रूरत, वो तो बात की बात है। बट बस
यही रहता है, रिश्तेदार नहीं चाहिए बस। बहुत समझ नहीं सकते तुम क्या तकलीफ़ होती है। तो चलो अभी मैं कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर में। शावर ले लिया मैंने, अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और थोड़ी सी धूप अच्छी थी इसलिए फिर मैंने शावर ले लिया और खाना भी हो गया मेरा। खाना जैसे कि अभी तबीयत ख़राब है तो जो मेड आ रही है ना मेरे यहाँ पे, तो वो वही उनको ही हमने 1 महीने के लिए खाना बनाने के लिए रखा है। तो क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है, चक्कर आ जाते हैं मुझे, तो इसलिए फिर उनसे ही खाना वगैरह बना लेते। तो सिंपल ही खाना खा रहे, तो बाकी तो कुछ इतना यानी ज़्यादा मसालेदार वगैरह नहीं खा रही हूँ। मुँह की टेस्ट को तो पूरा निकल गई क्योंकि मैं लिक्विड ही ज़्यादा पी रही हूँ, सूप वगैरह ज़्यादा पी रही हूँ, जूसेस वगैरह ले रही हूँ ज़्यादा। और आज कुछ गिलके की सब्जी, तुरई बोलते हैं उसको, तुरई तुम्हारा तुरई गिलके, उसकी सब्जी बनाई थी, रोटी और भिंडी की सब्जी ऐसे बनाया था। तो थोड़ा खाया मैंने अभी और मैंने बोला चलो अभी आपसे बात करो। और मुझे जैसे कि नहीं कि आपको मालूम है मुझे ऐसे क्रेविंग होती है कुछ ऐसे चटपटा खाने की, तो मैंने सोचा चलो आज मूंग दाल की मूंग भजी बनाए तो मेरे स्टाइल में। तो चलो, वैसे तो हेल्प मुझे मेरा आयुष करने वाला है और वो तो नहीं बोल रहा था, बट मैंने बोला कोई नहीं, कर लूँगी मैं, तू मुझे हेल्प कर। तो बस अभी थोड़ी देर तो मैं भी खाना वगैरह खाया, अभी टैबलेट्स वगैरह लेती हूँ और थोड़ा सा आराम करती हूँ क्योंकि टैबलेट लेने के बाद है ना थोड़ा सा ऐसे नींद आती है। और बस अभी थोड़ा टैबलेट लेती हूँ और थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर उसके बाद शाम को यानी 1-2 घंटे में ही जैसे 6 साढ़े 6 बजे मूंग भजी बनाती हूँ। तो मैं डायरेक्ट मिलूँगी आपको रेसिपी के टाइम में। चलो तो चलो, 1 वाटी मैंने मूंग की दाल ले ली। अब आधी वाटी चने की दाल लूँगी और आधी वाटी उड़द की दाल लूँगी। अभी इसको पानी डाल के 2 पानी में अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसको मैं 2 पानी में वॉश कर लिया और 4 घंटे अभी इसको मैं रख दूँगी। तो चलो चटनी कर लेते। तो मैंने आधा इंच मैंने अदरक लिया, 2-3 लहसुन की कलियाँ ली और उसके बाद लिया हरी मिर्च 2 और उसके बाद थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लूँगी और उसके बाद इसमें लूँगी थोड़ा सा मैं पालक के पत्ते, सॉरी कड़ी पत्ता, और उसके बाद पालक के पत्ते लूँगी और इसको अभी मैं इसमें थोड़ा सा मुझे नमक डालना है। तो देखो आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालो और उसके बाद थोड़ा सा इसमें हाँ नींबू डालो, आधा नींबू डाल दो। इसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है, चटनी पक्का ट्राई करके देखना, आपको कसम से बहुत पसंद आएगा। तो ये देखो मैंने पीस लिया अच्छे से और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो अभी इसको रखते साइड में। तो अभी देखते हैं, ये 4 घंटे उसको हो गए तो ये देखो अच्छे से भीग गई है दाल। और ये है, ये ले लिया मैंने थोड़ा सा अदरक और 4-5 हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ ले ली मैंने 10-12। और उसके बाद अभी ये सब दाल उसमें मैं डाल दूँगी और इसको पीस लूँगी। तो ये देखो मैंने सब अभी पीस लिया है और अभी इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया और कड़ी पत्ता मैंने बारीक काट लिया था तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैं नमक डालूँगी, आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालना। और बस अभी इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी, इसमें कुछ ज़्यादा डालने का नहीं है। तो बस इसको अभी अच्छे से मिला लूँगी और दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया है। और ये देखो ये मूली, और मूली का मैं क्या करने वाली हूँ, तो इसको कद्दूकस कर लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक और क्या बोलते हैं उसको, धनिया मिक्स कर लेना है और आगे बताती क्या करते। तो ये देखो मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें ये पकोड़े यानी भजी इसका बना लूँगी छोटी छोटी। आप साइज़ आपके हिसाब से करना, मुझे छोटी छोटी अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत ऐसे क्रंची बनती है। छोटी छोटी बनाई तो, थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनाई तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। और ये मैंने मिर्ची ली है, ये फीकी वाली मिर्ची है, ज़्यादा तीखी नहीं है। और मुझे बहुत इच्छा हो रही थी मिर्ची खाने की, तो इसलिए फिर मैंने 2 मिर्ची भी निकाल ली। बहुत अच्छी लगती है इसमें ये जो क्या बोलते हैं मूंग दाल के आटे में ना
बनाई ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखो ये हो गई हमारी मूंग की भजी रेडी, और उसके साथ ये ग्रीन चटनी, और अभी आएगा ये देखो मूली का ये कद्दूकस किया हुआ, कोशिम्बीर बोलते हैं इसको, बहुत टेस्टी लगता है। आप पक्का ट्राई करके करना और मुझे पक्का कमेंट करके बताना। तो ये देखो मैंने एक ले ली। तो ये रहा बाइट। बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई करके देखो, आपको तभी समझ में आएगा। चलो, तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मूंग भजी की। और एक्चुअली टाइम हो गया था क्योंकि आयुष गया था जिम, तो उसको ही आने में 6:30 पौने 7 बज गए थे। फिर तब तक मैंने तैयारी करके रखी थी, जितनी मेरे से हो सके उतनी मैंने तैयारी करके रखी थी, जैसे कि फिर फटाक से वो रेसिपी हो जाए। फिर उसके बाद वो आने के बाद फिर फटाफट रेसिपी की, और वो बहुत हेल्प करता है मुझे। दोनों भी बच्चे बहुत हेल्प करते हैं, और अभी तो तबीयत ख़राब है तो इतना केयर कर रहे हैं, दोनों भी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। और बस अभी बच्चों के इस पे ही जिंदा हो, बाकी दूसरा कुछ नहीं। और आप मुझे पक्का बताना कमेंट करके कि ये रेसिपी कैसी बनी, और कुछ गलती हुई होगी तो वो भी मुझे बताना। और मूली के साथ में एक बार पक्का ट्राई करके देखना। आपने मूंग भजी ऐसे नॉर्मल इसमें खाई होगी, बट मूली के साथ में एक बार पक्का ट्राई करना, बहुत बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलो फिर आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो, और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी दबाओ, जैसे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगी। और गुंडी ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करो, गुंडी की कॉमेडी को भी सब्सक्राइब करो, और उनका भी नोटिफिकेशन का यानी सॉरी बेल आइकन का बटन दबाओ, जैसे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।